एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई निंजा। आज हम बात करने वाले हैं 19वीं सेंचुरी की, जब बुक्स और न्यूज़पेपर ने न्यूज़ नहीं बल्कि एक पूरी क्रांति ला दी थी। किसकी क्रांति? रिलीजियस रिफॉर्म्स की और पब्लिक डिबेट्स की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 7 ऑफ चैप्टर 5। तो अगर हम स्टार्टिंग करें अ टाइम ऑफ इंटेलेक्चुअल फर्मेंट की, तो कॉलोनियल इंडिया में जब नए आइडियाज़ आ रहे थे तो लोग उनको लेकर बहुत डिस्कस किया करते थे। तो आप ये इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि लोग का डिस्कशन चल रहा था। 19वीं सेंचुरी एक पीरियड था इंटेंस डिबेट का, जहाँ पर रिलीजियस और सोसाइटी अंडर कॉलोनियल रूल के बारे में काफ़ी डिस्कशन होता था। अलग अलग ग्रुप जो चेंजेस हो रहे थे उसके बारे में रिएक्ट कर रहे थे और जो धर्म था, फेथ था, उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे थे। एक तरफ सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे जो नए इंटरप्रिटेशन दे रहे थे, तो दूसरी तरफ ऑर्थोडॉक्स ग्रुप थे जो लोग उनका अपोज करते थे। तो ये सब बातें घर के अंदर नहीं, पब्लिक में होने लगी। और ये पब्लिक डिबेट का सबसे बड़ा मीडियम क्या था? प्रिंटिंग प्रेस। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे द रोल ऑफ प्रिंट, जो कि एक फ्यूल था डिबेट का। तो सोचिए, आपकी पहली बात सिर्फ आपके गांव तक ही सीमित थी, लेकिन अपना ओपिनियन न्यूज़पेपर में छपा सकते थे। ट्रैक्ट्स और न्यूज़पेपर ने न सिर्फ आइडियाज़ को फैलाया बल्कि डिबेट की क्वालिटी को भी चेंज कर दिया। ये एक नया पब्लिक स्फेयर बना दिया जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस पार्टिसिपेट कर सकती थी। नए आइडियाज़ आए, जिसको हम क्लैश ऑफ ओपिनियन से नए नए आइडियाज़ भी आए। और अगर मास तक पहुंचना है तो लोग या रिफॉर्मर्स भी समझ गए थे कि मैसेज पहुंचाना है तो कॉम्प्लेक्स संस्कृत या पर्शियन नहीं बल्कि वर्नाकुलर लैंग्वेज या फिर लोकल लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। तो ये डिबेट्स जो चल रहे थे, तो सबसे ज़्यादा आपको पता है ये इंटरेस्टिंग डिबेट्स कहाँ हो रहे थे? बंगाल में हो रहे थे। और टॉपिक्स आखिर क्या क्या थे? तो की इश्यूज उधर क्या थे? विडो इमोलेशन जो था हमारा, सती प्रथा, मोनोएथिज्म मतलब एक ही भगवान की बात, वन गॉड, ठीक है, आइडल वर्शिप की बातें, और रोल ऑफ प्रीस्ट या फिर ब्राह्मण प्रीस्ट का रोल। यहाँ पे हमारे सबसे पहले सुपर स्टार रिफॉर्मर आए थे जिनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने संबद कुमुदी नाम के न्यूज़पेपर को शुरू किया और अपने आइडियाज़ फैलाने लगे। तो उन्होंने क्या है कि आप राजा राम मोहन रॉय की फ़ोटो भी देख सकते थे। उन्होंने अपने ये संबद कौमुदी नाम से अपना न्यूज़पेपर चालू किया। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्मर आइडियाज़ चालू कर दिया कि नहीं, ये सती प्रथा गलत है, ब्राह्मण प्रीस्ट भी गलत है। तो क्या हुआ, अब जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे वो भी कहाँ पीछे रहते थे, उन्होंने भी इसका रिस्पॉन्स किया और अपना न्यूज़पेपर शुरू कर दिया जिसका नाम था समाचार चांडिका। स्पेसिफिकली राजा राम मोहन रॉय को अपोज करने के लिए था। मतलब ऐसा लगता था कि जैसे दो न्यूज़पेपर आपस में ही लड़ रहे हों। और फिर कुछ अदर वॉइसेस भी आई, जैसे कि पर्शियन न्यूज़पेपर जामे जहानमा भी आया जो डाइवर्सिटी बताता था डिबेट की। तो ये सारी जो डिबेट्स थी ये सिर्फ हिंदू तक नहीं लिमिटेड थी, ये मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी यहाँ पे ये चालू किया। तो अब हम बात करेंगे उर्दू प्रिंट और इस्लामिक रिवाइवल की। तो जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, जो उलमा कहते थे, वो भी कंसर्न थे काफ़ी ज़्यादा। उन्हें लगता था, उन्हें डर था कि ब्रिटिश रूल उनके पर्सनल लॉ को चेंज कर देगी। तो उनका रिस्पॉन्स क्या था? उन्होंने भी प्रिंटिंग प्रेस को अपना वेपन बना लिया। सस्ते लिथो प्रेसेस से उन्होंने उर्दू, पर्शियन में भी रिलीजियस ट्रैक्ट छापे। उन्होंने होली स्क्रिप्चर्स जैसे कि कुरान छापे। न्यूज़पेपर ट्रैक्ट्स की बात हो गई। और फेमस देवबंद सेमिनरी ने तो हज़ारों फतवे छापे। मतलब प्रिंट के थ्रू वो लोग मुस्लिम्स को गाइड कर पा रहे थे कि डेली लाइफ में कैसे बिहेव करना है। और अलग अलग सेक्ट्स भी अपना
अपना वर्जन छाप कर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि मुस्लिम्स के अलावा भी जो अलग रिलीजन्स के लोग थे वो भी ये सब चीज़ें और फॉलोइंग अपनी बढ़ा रहे थे। तो अब अगर बात करें हिंदू डिवोशन और प्रिंट की, तो हिंदू कम्युनिटीज़ के लिए भी प्रिंट एक ब्लेसिंग साबित हुई। पहले रिलीजियस टेक्स्ट सिर्फ एलिट्स के पास होती थी। अब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का सस्ता वर्जन मार्केट से आप खरीद सकते थे। क्यों? क्योंकि ये कलकत्ता में प्रिंट होने लगी थी। 19वीं सेंचुरी के मिड में इनएक्सपेंसिव बुक्स का मतलब तो चीप बुक्स का मार्केट फ्लडेड हो गया था, मतलब भर गई थी मार्केट पूरी इन चीप बुक्स से। बहुत सारे पब्लिशिंग हाउस जैसे कि नवल किशोर प्रेस और लखनऊ जैसे पब्लिशर्स ने वर्नाकुलर लैंग्वेज में इतनी बुक्स छापी कि नॉर्थ इंडिया मार्केट्स में तो फ्लड ही आ गई थी। सोचिए, अब आप कहीं भी कभी भी पढ़ सकते थे। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि पोर्टेबिलिटी हुई। तो जैसे मैंने कहा कि लोग कहीं भी कभी भी पढ़ सकते थे, एसेसिबिलिटी थी, तो टेक्स्ट को बहुत तेज़ से पढ़ा भी जा सकता था ताकि जो इलिटरेट ऑडियंस थी, मतलब जो पढ़ नहीं सकती थी ऑडियंस, वो भी सुन सकती थी और उनके पास तक ये जो नॉलेज थी वो पहुंच सकती थी। तो आप ये कह सकते हो कि नॉलेज अब सिर्फ पंडितों तक सीमित नहीं रही, वो हर जगह हर घर तक पहुंच गई थी। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि इसका लास्टिंग इम्पैक्ट क्या था प्रिंट का, तो ओवरऑल देखें कि प्रिंट ने आखिर किया क्या। तो एक तो हर रिलीजन के अंदर हेल्दी डिबेट्स को इनकरेज किया। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रिंट ने डिफरेंट कम्युनिटीज़ को कनेक्ट कर दिया। एक शहर का न्यूज़पेपर दूसरे शहर में जाता था, जिससे लोगों को पता चलता था कि पूरे देश में आखिर चल क्या रहा है। इससे एक पैन इंडिया आइडेंटिटी बनना शुरू हुई। तो आज हम देख सकते हैं कि प्रिंट एक टेक्नोलॉजी बस नहीं थी, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स था जो नॉलेज को डेमोक्रेटाइज करता था, डिबेट को इंटेंसिफाई करता था, रिलीजियस को चेंज कर चुका और पूरे इंडिया के मैप को ही बदल दिया। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा पार्ट 7 कंप्लीट होता है चैप्टर 5 का। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, डाउट करें कमेंट अगर कोई है, और आप बाकी के पार्ट्स प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कोई भी डाउट, कुछ भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। जय हिंद।